कंसोलिडेशन पढ़ा है, जो आज आपका दूसरा लेक्चर था। तो उसकी बेस के ऊपर एक सवाल करते हैं। और आज आपने दो तरीकों से गुडविल और एनसीआई निकालना सीखा। ठीक है। एक होता है फुल गुडविल और एक होता है पार्शियल गुडविल। आपने समझा होगा कि कब फुल गुडविल पे निकालना है, कब पार्शियल गुडविल पे निकालना है। उसका शॉर्टकट जो होता है कि अगर तो सवाल के अंदर फेयर वैल्यू गिवन है एनसीआई की, तो फुल गुडविल इस्तेमाल होती है। नहीं तो हम उसको पार्शियल गुडविल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। या सवाल जब कहता है कि प्रोपोर्शनेट के ऊपर, जिस तरीके से हमारा ये वाला सवाल है जो मैंने होमवर्क में भी दिया आपको, कि जो एनसीआई है, ये यहाँ पे वर्ड एक सेंटेंस यूज हुआ है। अच्छा, ये वो सवाल नहीं है, उसके अंदर एक अच्छा सेंटेंस जो होता है कि एनसीआई कीप इट्स नेट एसेट एट प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो वो इस्तेमाल होता है पार्शियल के अंदर। ठीक है। तो अब ये सवाल है, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। इसको फुल के तरीके से भी किया जा सकता है, पार्शियल के तरीके से भी किया जा सकता है। सो इसको दोनों तरीकों से करते हैं और समझते हैं कि फर्क क्या है दोनों में। और अगर एग्जाम में किसी भी एक सिचुएशन से आपसे पूछ ले तो आपको आना चाहिए। इसका एक पूरा साइकिल है जो आपने समझा होगा कि इसकी हम पहले बनाते हैं 5 वर्किंग्स, बेसिक वर्किंग है 5। और ये प्लस होती है लेकिन माइनस कभी नहीं होती। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहली वर्किंग वर्किंग होती है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी। ठीक है। हम देखते हैं कि सब्सिडी जिसको हमने एक्वायर किया हुआ है एज ए पेरेंट, ठीक है, जिसके साथ हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उसकी जो नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। यानी कि नेट एसेट्स को हम इक्विटी भी कह सकते हैं। जब हम कंप्लीट एसेट में से कंप्लीट लायबिलिटीज निकालते हैं तो वो अमाउंट, तो वो तो इक्विटी होती है बैलेंस शीट के साथ। अगर हम देखें तो इनमें क्या चेंज आया है, क्या इसमें रद्दो बदल आया है, उसको हम देखते हैं इस नेट एसेट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को लेकर चलूं जो भी हमने देखा था, दिस वन। अच्छा, इसमें हमारे पास एक परवेज को एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ सलमान को। ठीक है। हमारे पास मतलब ये है कि परवेज पेरेंट है और सलमान हमारे पास सब्सिडी है। व्हेन इट्स रिटेन अर्निंग वाज 1 लाख। ठीक है। जब इसने खरीदा था उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग थी 1 लाख ऑन 1124, मतलब 1 जनवरी 2024। और ये हमारे पास फॉलोइंग डाटा है दोनों कंपनीज का 31/12/25 पे, मतलब 2 साल गुजर चुके हैं हमारी एक्विजिशन को। ठीक है। हमारे पास पीपी है, इन्वेस्टमेंट इन सलमान है, ये अमाउंट है जिससे हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, कंसिडरेशन है ये हमारी। और फिर हमारे पास इन्वेंट्री है दोनों की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। और फिर हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, लायबिलिटीज हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास दोनों की बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि फेयर वैल्यू ऑफ लैंड ओन्ड बाय सलमान एंड को वाज 50,000 हायर देन इट्स बुक वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। कि जब हमने क्या करना होता है, ये हमने थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सा एक समझना आईएएस 38 में समझा था कि जब भी हम किसी चीज को एक्वायर करते हैं तो उसको उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर नहीं करते। यार, उनकी बुक वैल्यू में प्लस माइनस मसला आ सकता है। हम उस वक्त जाते हैं मार्केट में और देखते हैं कि आपके एसेट्स की मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है। तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यू, मार्केट के अंदर जिसकी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है। सारे जो हमारे उसके एसेट्स थे उनकी फेयर वैल्यू बिल्कुल ठीक थी, स्वाय एक लैंड के। वो पता चला जी अपनी बुक वैल्यू से 50,000 कम है, मतलब उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में ज्यादा है बुक वैल्यू से। ठीक है। तो लैंड वाज नाइदर रिवैल्यूड और नॉट डिस्पोज ऑफ लेटर थस रिपोर्ट सेम फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब ये है कि उस लैंड के अंदर कोई भी अमाउंट में तब्दीली नहीं है, ना वो रिवैल्यू हुआ है कि उसकी अमाउंट बढ़ गई है, ना वो डिस्पोज ऑफ हुआ है कि हमने उसको किताबों से निकाल दिया है। तो हमने रिपोर्टिंग डेट यानी 2 साल बाद जिस दिन की हम ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना रहे हैं, उस वक्त भी इसकी अमाउंट 50,000 ही है। फिर हमारे पास लास्ट में कि फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि एनसीआई। अगर ये लाइन अगर आपके सवाल में नहीं गिवन होगी ना, तो फिर आपने सीधा सीधा पार्शियल के ऊपर काउंटिंग करनी है। ठीक है। अगर ये लाइन होती है सवाल के अंदर फेयर वैल्यू गिवन है तो फुल के ऊपर आपने करनी है। ठीक है। तो अभी सवाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो डेट्स होती है, एक होती है एक्विजिशन डेट और एक होती है फुल। एक होती है हमारे पास रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट वो डेट होती है जिसके ऊपर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास नेट एसेट है शेयर कैपिटल। सब्सिडी का हमने देखना है। ठीक है। यहाँ पे पूरा हिसाब किताब सब्सिडी का होगा सलमान का। तो सलमान का हमारे पास शेयर कैपिटल है 250 और ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर हमारे पास अगली चीज है रिटेन
अच्छा, इसके अंदर चेंज आया है कुछ ये है कि जब जिस दिन हमने खरीदा था एक्विजिशन डेट के ऊपर, इसकी जो रिटेन अर्निंग थी वो थी 1 लाख, ठीक है। और आज रिपोर्टिंग डेट के ऊपर 31/12/25 पे ये बढ़ के 2,50,000 हो चुकी है। इसमें नॉर्मली कुछ आता भी है क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ता रहता है। ठीक है। अच्छा, एक उसकी इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो अपनी बुक वैल्यू से 50,000 ग्रेटर है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसको जब भी एक्वायर करेंगे तो इसको हम फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं। फेयर वैल्यू पे लाने के लिए हम अपने नेट एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो इक्विजिशन डेट पे भी इतना ही रहा, ठीक है। तो हमारे पास इक्विजिशन डेट के ऊपर टोटल हो गया इनका 4 लाख एंड 5,50,000। ये हमारे पास है नेट एसेट एट केपीएल, ठीक है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस हम देखते हैं और उस डिफरेंस को हम डिवाइड तकसीम करते हैं एनसीआई, क्योंकि इसके दो ओनर्स होते हैं। एक होते हैं हम, जो हम हैं इसके मेजर होल्डर्स, ठीक है, मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं हम, और हम इसको मेनली ऑन करते हैं, हमारा इंफ्लुएंस चलता है इनके ऊपर, ठीक है। तो दूसरा इसका छोटा मोटा और भी कॉर्नर होता है, ठीक है, जो हमारे अलावा होता है, उसको एनसीआई कहते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 1,50,000। इसमें हमारा शेयर है, यप, 75%। और इसका 75% अगर मैं निकालूं तो इट विल बी दिस। और एनसीआई का बैलेंसिंग निकाल देते हैं। तो तो इस तरीके से दोनों का हमारे पास शेयर आ गया इसमें, ठीक है। जो इसने मुनाफा कमाया है एक्विजिशन से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक, उसमें परवेज परवेज का जो शेयर है वो है 1,12,500 और एनसीए का है 37,500, ठीक है। ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर हमारे पास वर्किंग टू बनती है, जिसके अंदर हम हिसाब किताब लिखते हैं गुडविल का, और यहीं से इनकी रामलीला अलग होती है, और इसमें दो अलग सेक्शंस निकलते हैं, एक होता है फुल गुडविल, एक होता है पार्शियल गुडविल। सवाल में आपसे एक ही तरीका जनरली पूछता है, ठीक है, या बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देके दोनों में फर्क पूछ लेगा, वरना कभी भी वो दो अलग स्टेटमेंट्स नहीं बनवाएगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं पहले फुल के निकालूं ताकि कंप्लीटली फुल समझ आ जाए, फिर पार्शियल पे आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले गुडविल को देखने के लिए मैं देखता हूँ मैंने कितने पैसे दिए कंसिडरेशन इसको खरीदने के लिए। तो वो सवाल के अंदर है, ये देखिए, 4 लाख, ठीक है। और फुल गुडविल के अंदर क्या होता है कि मैं सारी जितनी भी हमारी कंसिडरेशन होती हैं और नेट एसेट्स होते हैं उनको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई सबको मिला लेता हूँ कि मैंने कितने पैसे दिए हैं, एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी थी, तो टोटल इसकी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाती है, और उसमें से निकाल लेता हूँ कि इसके पास अपने एसेट्स कितने हैं। तो जब हम एसेट्स की कंपनी के पास एसेट इतने पड़े हैं और इसकी फेयर वैल्यू बिजनेस इतनी है, जो बैलेंसिंग अमाउंट हो जाती है उसकी गुडविल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रहता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा, ये हमारे पास है, ये लास्ट में गिवन 1,25,000। तो इन दोनों के सम से हमारे पास फेयर फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाती है। अच्छा, ये ना कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो इसको आपने लिखना नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू इतनी है, कि जितने मैंने पैसे रखे हुए हैं और जितना एनसी ने इसके अंदर पैसे रखे हुए हैं, तो पूरी इसकी बिजनेस की फेयर वैल्यू इतनी है। उसमें से अगर इसकी मैं नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकाल दूं और एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, विच इज, इसकी फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की 4 लाख। तो हमारे पास इसकी गुडविल आ जाएगी यूजिंग फुल, ये मैं वो 1,25,000, ये हमारे पास है गुडविल, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल भी समझ लेते हैं।
पार्शियल में क्या होता है कि यार आप अपना खुद देखो, मुझे मेरा देखने दो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल के अंदर जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, जो हम ओनर हैं, ठीक है, जो पेरेंट है वो सिर्फ अपना हिसाब किताब देखता है, ठीक है, उसमें एनसीआई की हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैंने कितने पैसे दिए थे, 4 लाख, ठीक है, और उसके बाद मेरा जो नेट एसेट्स के अंदर शेयर कितना है, तो कंपनी का अगर नेट एसेट 4 लाख थे तो उसमें अंदर मेरा शेयर कितना है, एसेट्स को अलग से कर देते हैं। ये सब हेडिंग्स आपस में मिक्स। चलो, पार्षद कंसिडरेशन पेड, ठीक है, जब भी पेड आएगा वैसे तो कि जो मैंने अमाउंट दी उसको विच इज 4 लाख, ठीक है, एंड देन उसमें हमारे पास होता है शेयर ऑफ सब्सिडी नेट एसेट्स। जब मैंने इसको खरीदा था तो मैंने दिए थे 4 लाख, और इसके पास उस वक्त नेट एसेट्स थे 4 लाख की, तो अब उस 4 लाख में 75% मेरा ही उसमें हिस्सा है। आई ओन टू 75%, ठीक है, विच इज 3 लाख। 3 लाख जब हम इसमें से निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख आ गया, यू दिस इज गुड वैल्यू, सॉरी गुड गुड गुडविल यूजिंग माय ओन इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये जैसे नजर भी आ रहा है कि अगर सवाल के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन ना हो, ये वाली, तो हम इसी के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके सवाल में वो ऐसे ही बता देगा प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो कि फेयर वैल्यू एनसीआई कितनी है, तो आपको पार्शली करना पड़ेगा। ये पार्शल से हमारे पास गुडविल आ गया, ठीक है। नाउ हमारे पास वर्किंग फी बनती है विच इज एनसीआई। हम देखते हैं कि नॉन कंट्रोलिंग जो इंटरेस्ट हमारा है इसका कितना हिस्सा है, ठीक है। तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली जब अगर हमने इसको यहाँ भी तकसीम कर लिया था कि एक में हम इसकी जो फेयर वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं और एक में नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जब इसकी हम एनसीए की सेपरेट भी हम उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, इसकी अमाउंट निकालेंगे विच विल बी हेल्ड इन आवर बैलेंस शीट, ठीक है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे तकसीम कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फुल में जब इसकी मैंने कंप्लीटली फेयर वैल्यू कंसिडर की थी, ठीक हूँ, तो पहले मैं देखता हूँ कि आपकी फेयर वैल्यू क्या थी एक्विजिशन डेट के ऊपर, विच इज 1,25,000। इस तरीके से हम अपने गुडविल में देखते हैं कि हमने कितने पैसे पे किए थे। अब इनके पैसे तो पे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इनकी जो फेयर वैल्यू थी एक्विजिशन डेट के ऊपर वो कितनी थी। अच्छा, तो ये हमारे पास 1,25,000। देन हम देखते हैं कि इसको बाद में कितना इसके अंदर इंक्रीज आया, ठीक है, जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है सलमान के अंदर, तो वो हमने देखा था ऊपर कि जब इसने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त इसने इसकी फेयर वैल्यू थी 1,25,000। बाद में सलमान ने तकरीबन 1,50,000 का प्रॉफिट नेट एसेट मजीद इंक्रीज किए अपने, तो उसमें इसका शेयर था 37,500। तो ये इसका इंक्रीज है, ये इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, हमारे पास हो गया 37,500। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर ये इसकी अमाउंट जो बैलेंस शीट में जाएगी दैट विल बी 1,62,500। ये हमारे पास यहाँ से आएगी एनसीआई। अगर हम पार्शल से निकालते तो फिर इसको अलग हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने पार्शल के अंदर अपने ही शेयर अलग कर लिए थे कि यार हमें बताओ कि हमारा हिस्सा कितना है, वैसे ही पार्शल के अंदर इसके शेयर्स भी अलग कर लेंगे। तीन नाम दे देता हूँ मैं, शेयर ऑफ सब्सिडी नेट एसेट। शेयर ऑफ को जाने शेयर इन करें, वो हमारे पास एक्विजिशन डेट के ऊपर अगर 4 लाख थे तो इसमें 25%,
इस गरीब एनसीआई का था, दैट इज 1 लाख। और फिर उसके बाद इसके अंदर भी इंक्रीज आया यूजिंग इट्स नेट एसेट्स, वो है हमारे पास 37,000। हमारे पास नेट में अमाउंट आ गई 1,37,500। इस तरीके से हमने एनसीए का हिसाब किताब भी देख लिया यूजिंग बोथ मेथड्स। और हमारे पास फिर निकलता है लास्ट में वर्किंग फॉर ग्रुप एज ए ग्रुप। ग्रुप क्या होता है कि पेरेंट और सब्सिडी जब आपस में मिलकर कंसोलिडेशन करते हैं तो उनके आपस में क्या हिसाब किताब है, उसमें हम प्योरली देखते हैं कि पेरेंट का अपना रिटेन अर्निंग कितना था। इसमें यूं समझो कि पेरेंट देखता है कि मुझे क्या फायदा हुआ, तो वो देखता है इसको कंपेयर करके कि मैंने जब इसको एक्वायर किया था ये बैलेंस शीट के ऊपर, मैं खड़ा हूँ 9 लाख पे, ठीक है। और इसके एक्विजिशन की वजह से जो मुझे फायदा हुआ वो हुआ 1,12,500 पोस्ट एक्विजिशन। तो मुझे ओवरऑल मैं इस वक्त दिस अमाउंट विच इज वन मिलियन 1.0125 मिलियन हमारे पास बनती है कि मैं इस वक्त इस रिपोर्टिंग डेट के ऊपर विच इज 31/12/2025 पे इस अमाउंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी निकल आता है और देन हम इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब सब सिंपली हम सबको कंसोलिडेट करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी एनसीआई की भी। और हम एक एक ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी तकसीम नहीं होती किसी की भी, ठीक है। तो दैट विल बी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। साल हमारे पास है एज एट 31 दिसंबर 2020। एक हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे एसेट्स, उसमें सबसे पहले आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। उसमें सबसे पहले आएगा सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल। अच्छा यहाँ पे मैं इन दोनों को इकट्ठा लेके चल सकता हूँ, लेके चलते हैं और पार्शियल। तो गुडविल यूजिंग फुल हमने निकाला था दिस अमाउंट 1,25,000, और पार्शियल्स हमने निकाला था 1 लाख। और फिर हमारे पास ई सवाल के अंदर गिवन था एक 7 लाख और एक 4,50,000। 7 लाख, 4,50,000, और एक और लैंड का भी इसके अंदर इंक्रीज हुआ था 50,000 का, भी तकरीबन 12 लाख का ये हमारे पास आ गया। ये दोनों में सेम होगा। फिर हमारे पास कुछ करंट एसेट्स हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्री। इसकी परवेज की थी 2,50,000, उसकी थी 1 लाख सलमान की। तो दोनों को अगर मैं कंसोलिडेट करूँ इन्वेंट्री को, तो ये तकरीबन हो जाएगी 3,50,000, और ये दोनों में सेम है। फिर हमारे पास कैश एंड कैश इक्वलेंट, ये हमारे पास के पास 1 लाख, इसका 80,000 है तो 1,80,000 नेट हो गया। हमारे पास सबका सम
कुछ ये आता है। अब आ जाते हैं इक्विटी साइड के ऊपर। इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्विटी को। तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है शेयर कैपिटल प्योरली, ये परवेज का विच इज 3 लाख, और ये दोनों में सेम है। फिर हमारे पास ग्रुप रिजर्व, और ये हमारे पास फुल में आया था। ग्रुप रिजर्व कहाँ पे है, नीचे का। ये दोनों में सेम है, ठीक है। ओके। फिर हमारे पास एक जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है एनसीआई में। एनसीआई फुल के अंदर मैंने निकाली थी, हाँ, 1,62,500, और पार्शियल के अंदर हमने निकाली थी 1,37,500, ठीक है। और फिर हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाती है। अब लाइबिलिटीज में कुछ फर्क नहीं है, होती है दोनों को अगर हम नेट करें 250 एंड 130, तो दैट विल बी 380। और इसको नेट करें अगर हम, तो हमारे पास बैलेंस शीट भी टैली होगी। तो ये जब जितना अभी तक आपने समझा था सारा, तो ये उसका एक क्विक समरी थी एक तरीके से कि हमने दोनों तरीकों में कैसे लेके चलना है, फुल और पार्शियल में, ठीक है। और इसके हमें बैलेंस शीट बनाई। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो इस क्लास को यहीं पे तमाम करते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने ज्यादा समझा नहीं कंसोलिडेशन के अंदर, तो मोर सवाल कर नहीं सकते। मैंने आपको सवाल ग्रुप के अंदर भेजा है, और उसमें आपने गेस करना है कि कौन सा तरीका लगेगा, ठीक है। और ये आप उसको करोगे उस तरीके से, और फिर मुझे होमवर्क भेजोगे। बाकी इंशाल्लाह आपका मॉक भी परसों होगा इंशाल्लाह, वो जितने भी पिछले 3 टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर 6 तकरीबन थ्री वाले क्वेश्चंस होंगे और 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।